हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल म्यूजिक मास्टर क्लास। तो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखो बेटा, इस चैप्टर को मैं दो तरीके से कराऊंगी, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। दो तरीके से कराऊंगी, एक मैं आपको ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगी, दूसरा हम लाइव सेशन में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाने से पहले कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, जिससे आपकी टर्म्स जो हैं सारी क्लियर हो जाएं, जो भी डेफिनेशन है, जो भी कीवर्ड्स है, पॉइंट्स हैं, सारे क्लियर हो जाए। तो हम वन बाय वन उन सबको पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं इस चैप्टर का पहले ओवरव्यू देने वाली हूँ, इस चैप्टर में है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे इनके बढ़िया से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, अपने कॉपी पेन निकालना है, मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी का जो ये है हमारा, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है बोर्ड्स के लिए भी एज वेल एज नीट के लिए। तो इसको पढ़ने के लिए हमें इसके जो है सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप वाला चैप्टर है। तो देखो, मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट एनी मोर फर्दर डिस्कशंस, है ना, बहुत बातें हो गई अब। देखो, बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मीनिंग हम क्या समझते हैं बेटा? बायो मीन्स लिविंग। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट से आपको क्लियर कराऊंगी। बायो क्या है? लिविंग। और टेक्नोलॉजी होती है कोई भी ऐसी प्रक्रिया, ठीक है, जिसको जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, है ना, जो भी सारी चीजें होती हैं, तो इस तरीके की, मतलब आप समझो कि टेक्नोलॉजी जो आज दुनिया में चल रही है उनको। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस टेक्नोलॉजी का अगर हम तड़का लगवा दें, टेक्नोलॉजी का तड़का लगवा दें, तो क्या बनेगी आपकी बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कि जो भी उससे प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा? ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली डील्स विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी सिंपल भाषा में अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है बच्चे, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में टेक्नोलॉजी का तड़का लगाने के बाद जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होता है, उसी को हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है बच्चा, हो गई ये बातें? ओके, अब देखो, जो मैंने आप लोगों को नाम दिया ह्यूमन वेलफेयर, है ना, इसमें देखो ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या है। देखो, पहले क्या होता था, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी, जिसके अंदर हम पढ़ते थे कर्ड कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनी है, वाइन कैसे बनी है। लेकिन न्यू बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ है बेटा? इसमें मॉडिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का बाय मैन्युपुलेटिंग द डीएनए। ठीक है, और ह्यूमन वेलफेयर की बात करें, तो जो भी प्रोडक्ट आज मार्केट में आ रहे हैं, है ना, जिनकी हमें नीड है, जैसे जैसे एडवांस चीजें आ रही हैं, वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हो रही है। जैसे कि आपकी वैक्सीन हो गई हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गई हैं, जो और हर रोज इनोवेशंस होते हैं उन चीजों का, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं। तो वो सारी चीजें ह्यूमन वेलफेयर में काम करेंगी। तो बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं बच्चे, तो हमने पढ़ लिया क्या? ह्यूमन वेलफेयर के लिए पढ़ लिया। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर मतलब कि जो भी इंसान के काम आने वाली चीजें हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी उनको फुलफिल करती है। एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट बेटा हम पढ़ते हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आई कहाँ से, इसकी डिस्कवरी किसने करी, कौन ऐसे महान आदमी थे जिन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए इतने सारे जो है डिस्कवरीज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तो आपको सिर्फ एक दो वर्ड्स आएंगे जो आप लोगों को शायद हो सकता है समझ में ना आए। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम चैप्टर को प्रोसीड करेंगे, वो आप लोगों को समझ में आते जाएंगे। तो देखिए बेटा, क्या हुआ इन 1963, 1963 में हैमिल्टन और स्मिथ ने 1963 में हैमिल्टन और स्मिथ ने डिस्कवर्ड किया। दे डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर्ड किया? आप यहाँ पे देखना, समझना आप अच्छे से। दे डिस्कवर्ड क्या?
उन्होंने डिस्कवर किया एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या एंजाइम यूज किया उन्होंने, डिस्कवर्ड किया, सॉरी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बच्चे हम मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इनको, दूसरा नाम, मोलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो हम डीएनए के फ्रेगमेंट को तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ में उन्होंने एक और एंजाइम की डिस्कवरी करी जिसका नाम था क्या बच्चा, डीएनए। एक तो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा था डीएनए मिथाइलेज। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हुआ। ये ना एक स्टोरी टेलिंग है, इस तरीके से हम समझते जाएंगे और आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो हिस्ट्री में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1963 में हैमिल्टन और स्मिथ ने डिस्कवर किया एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा करा डीएनए मिथाइलेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, मोलिकुलर सीजर्स होते हैं जो फ्रेगमेंट्स को ब्रेक, या फिर ऐसे समझ लिए कि जो डीएनए होता है, जैसे हम उसको यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाहती, उनको कट करने का काम करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये मोलिकुलर सीजर्स है। सीजर का काम क्या होता है, किसी चीज को कट करने का, तो इसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग करते हैं, किसकी, डीएनए की, है ना। और अब देखो, अब जब तक फ्रेगमेंट्स, अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या है बेटा, हम जो है जीन क्लोनिंग वगैरह, ये सारे रिकॉम्बिनेंट डीए बनाते हैं, ये सब चीजें किस तरीके से होती हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे। फिर क्या हुआ बेटा, 1963 में इसकी खोज हो गई। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आते हैं कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। कौन आते हैं बच्चे, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, ओके, कौन आते हैं, कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है, कोहन और हर्बर्ट बोयर, इन्होंने क्या किया बेटा, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीए बना दिया। क्या बनाया इन्होंने, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। ठीक है, क्या बनाया इन्होंने, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उन्होंने यूज किसका किया, दे यूज सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, ओके। तो अब आपको समझना का यहाँ क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1963 में हैमिल्टन और स्मिथ ने मिलकर डिस्कवर किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज वेल एज डीएनए मिथाइलेज। कोहन और हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीए बना दिया, किसका यूज करके, सैल्मोनेला टाइफीमोरियम का यूज करके। अब आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कि बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, हम वन बाय वन इन चीजों को पढ़ेंगे। ओके, तो अब जो हमने दो पॉइंट इसके क्लियर कर लिए बेटा, हमने हिस्ट्री पढ़ ली है और दूसरा पढ़ लिया है हमने क्या, इस ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होती है। यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई काम करते हैं उसके कोई रूल रेगुलेशन तो होते हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि हम किसी भी तरीके से कोई भी चीज उठा के चल पड़े और उसका डिस्कवरी करना है और उसके कोई रूल रेगुलेशन है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक साइंस की भाषा में जब हम कोई भी काम करते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं वो दो टेक्निक है मेनली, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं बच्चे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। ओके, दूसरा हम पढ़ते हैं बेटा स्टेरलाइजेशन, स्टेराइल कंडीशंस जो होती हैं। अब देखो, ये हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आया बेटा, इसमें होता है कि हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं किसका, डीएनए का या आरएनए का, किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। और क्यों करवाते हैं, ताकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम चेंज करके सके, उसका जो फिनोटाइप है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म का वो चेंज हो सके, तो उसको बोलेंगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ आप लोगों को समझाने के लिए तो मैं लिख सकती हूँ इंट्रोडक्शन, मैंने बोला इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करवाना, किसको, आरएनए को
या डीएनए को इनटू होस्ट सेल, इसमें होस्ट सेल टू अल्टर इट्स जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी जब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो में हम जिसके अंदर क्या होता है, अल्टरेशन होती है किसके, जेनेटिक मटेरियल की, जब हम उनके अंदर डीएनए और आरएनए बाहर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से फिनोटाइप जो होता है ऑर्गेनिज्म का, होस्ट ऑर्गेनिज्म का, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमारी आ गई जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा हम पढ़ते हैं बेटा स्टेराइल कंडीशंस। क्या पढ़ते हैं, स्टेराइल कंडीशंस। आप लोगों को बस अभी ये चीजें समझनी है, लाइन टू लाइन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और लाइव सेशंस भी लेंगे इनका। तो स्टेराइल कंडीशंस बच्चा क्या होती है, देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, वहां पे हमने बात करी कि हम डीएनए और आरएनए को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं होस्ट सेल के अंदर। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस जगह पे कॉन्टामिनेशन होगा, जिस जगह पे साफ सफाई नहीं होगी, तो जो प्रोडक्ट बच्चा हम बनाने वाले हैं उसकी जगह कुछ और बन जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस जगह पे आप जो ये प्रोसेस कर रहे हैं वो बिना मिलावट के होना चाहिए। मतलब कि अगर वहां पे मिलावट आ गई तो जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले थे वो बन नहीं पाएगा, दूसरा बन जाएगा। तो स्टेरल कंडीशन में आप हिंदी में लिख लीजिए, नो मिलावट। नो मिलावट, एकदम शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, अगर मिलावट आई तो जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनेगा। नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले थे वो नहीं बनेगा, कोई और ही प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे बच्चे? यस मैम, हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है बेटा, उसके अंदर स्टेप्स क्या क्या हैं। जब जैसे मैं यहाँ पे नाम लिए जा रही हूँ कि मैंने होस्ट ऑर्गेनिज्म लिया है, उसके अंदर डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया है, उससे नया मटेरियल बन गया है, फिनोटाइप चेंज हो गया है, तो सारी चीजें हैं क्या, तो उन्हीं को हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा आज स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्टेप्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। अब आपको अगर ये चीजें, छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई तो आपको पूरा चैप्टर जो है बच्चे आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या करना है, देखो मेरे बच्चे, हुआ क्या, मान लो दो दोस्त हैं। ठीक है, दो दोस्त हैं, इसका नाम है गुड़िया और इसका नाम है बेटा मुनिया। क्या नाम है, एक का नाम गुड़िया, दूसरी का नाम मुनिया। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ, गुड़िया जो है इसके बाल जो है वो छोटे छोटे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बाल हैं। गुड़िया, मुनिया के बाल क्या है बेटा, बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिखूंगी, आपको मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। गुड़िया के जो हेयर हैं वो क्या है, शॉर्ट हैं, छोटे हैं और लाइट वेटेड हैं। लाइट वेटेड हैं, बहुत हल्के हैं। अगर हम बात करें मुनिया की, तो मुनिया के हेयर जो है बेटा लॉन्ग हैं और क्या है, हैवी हैं, घने हैं इसके बाल। अब देखो क्या हुआ, गुड़िया के बाल है ना बेटा बहुत झड़ने लग गए। तो गुड़िया ने क्या सोचा कि भाई मेरी एक फ्रेंड है मुनिया, उसके बाल तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मुनिया को क्या प्रॉब्लम है, उसके बाल ज्यादा घने और ज्यादा लंबे हो रहे हैं। और गुड़िया को क्या प्रॉब्लम है, गुड़िया के बाल जो हैं टाइम से जो है हल्के होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हल्के हैं तो बार बार कटवाए जा रही है बालों को। तो देखो क्या हुआ, एक दिन गुड़िया मुनिया के घर गई और मुनिया को बोला कि मुनिया, तेरे बाल तो भाई इतने सुंदर हैं, तेरे तो एकदम छत्ते के जैसे दिखते हैं, इतने हैवी बाल हैं, मेरे बाल बहुत कम है, मैं क्या करूं। तो मुनिया बोली, भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, चलो हम चलते हैं डॉक्टर मैडम के पास। वो कहाँ चली गई, दोनों दोस्त मिलके डॉक्टर मैडम के पास चली गई। अब डॉक्टर मैडम ने दोनों की कहानी सुनी और डॉक्टर मैडम ने क्या कंक्लूजन निकाला, दोनों कहाँ चली गई बच्चों, डॉक्टर के पास चली गई। दोनों कहाँ चली गई, मेरे साथ बोलो, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास चली गई। ठीक है, अब डॉक्टर साहिबा ने क्या किया बच्चे, डॉक्टर मैडम ने दोनों की कहानी सुनी और गुड़िया को बोला
कि गुड़िया, तेरे बालों के अंदर ऐसा कोई प्रोटीन है जिसकी कमी है, जो कम प्रोटीन बन रहा है, उसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो कम होते जा रहे हैं। मुनिया को बोला कि मुनिया, क्या हम आपके बालों का सैंपल ले सकते हैं, जिससे हम ये पता कर पाएं कि आपके बालों में ऐसा कौन सा प्रोटीन बन रहा है जिससे आपके बाल घने और लंबे होते जा रहे हैं। तो जब हमें पता चल जाएगा कि आपके बालों में वो प्रोटीन बन रहा है, जो भी वो डिस्कवर करेंगे, मैं आगे बताती हूँ, जो प्रोटीन बन रहा है, तो उसको हम अगर ज्यादा प्रोडक्शन में बना ले, ज्यादा अमाउंट में बना ले, तो हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे जिन जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है, जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम है कि उनके बाल घने नहीं है, हल्के होते जा रहे हैं, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। मुनिया हो गई खुश। मुनिया ने बोला, हाँ जी मैम, मेरे बाल का सैंपल ले लीजिए, हेयर का। तो मुनिया के बाल का सैंपल है लिया गया। अब आपको पता है, जब भी हम अपना एक भी हेयर पुल करते हैं, खींचते हैं, तो उस बाल के साथ में आपने देखा होगा कुछ हेयर फॉलिकल्स भी आ जाते हैं, वाइट वाइट जो होता है ना कलर का, छोटा सा नीचे जड़ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो वो जड़ के साथ साथ में ही जो है फॉलिकल्स आ जाते हैं। अब बेटा हमारे पास मुनिया का डीएनए सैंपल आ गया है। क्या आ गया? मुनिया का हमारे पास डीएनए सैंपल। अब देखो मुनिया का क्या है, हमारे पास डीएनए सैंपल है। ठीक है। अब देखो मुनिया का क्या ले लिया हमने, डीएनए सैंपल। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप जो आता है बेटा किसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वो क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो हमने अभी अभी बात की। जैसे हमने डीएनए सैंपल लिया किसका, मुनिया का, हेयर का। ठीक है। अब मान लो बेटा ये है मेरे पास डीएनए का सैंपल। ठीक है, ये डीएनए का सैंपल है, ये हमने आइसोलेट कर लिया, ये मेरे पास है डीएनए सैंपल। ठीक है। इसको क्या हुआ, अब डीएनए आपको पता है बहुत बड़ा होता है, लॉन्ग फ्रेगमेंट्स होता है ना, फ्रेगमेंट की फॉर्म में। तो ये है बेटा, ये बहुत लंबा सा है, फ्रेगमेंट की फॉर्म में है डीएनए। अब क्या मुझे पूरा डीएनए चाहिए? नहीं बेटा, मुझे तो डीएनए का छोटा सा सैंपल चाहिए, मुझे तो उसी की स्टडी करनी है। तो मैंने क्या किया, उस फ्रेगमेंट के अंदर मोलिकुलर सीजर्स लगा दी। क्या लगा दी? मोलिकुलर सीजर्स। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मोलिकुलर सीजर्स क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं मेरे बच्चे। क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। अब मोलिकुलर सीजर ने क्या किया, ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट था इसको जगह जगह से ब्रेक कर दिया। ठीक है, आप ये समझिए, जगह जगह से ब्रेक कर दिया। अब मुझे क्या मिल गए, डीएनए के मिल गए फ्रेगमेंट्स, मिल गए मुझे डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट मिल गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा स्टेप आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आपको पता ही नहीं चला, नहीं पता चला ना। हमने आइसोलेशन किया डीएनए का, दूसरा हमने मोलिकुलर सीजर्स का यूज किया। मोलिकुलर सीजर का यूज करने के बाद हमारे पास आ गए डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट। अब बेटा मुझे ये सारे फ्रेगमेंट तो चाहिए नहीं, मुझे जो मेरे काम का डीएनए का फ्रेगमेंट है वो ही चाहिए। तो अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं बेटा, वो कैसे हम उनको अलग करेंगे, हम अलग करेंगे उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, एक एक इनका प्रिंसिपल क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी डाई यूज करते हैं और वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ बेटा, जो फ्रेगमेंट थे, जो मुझे डिजायर्ड फ्रेगमेंट था मेरा, मान लो इसमें 10-15 फ्रेगमेंट है, मुझे डिजायर्ड जो मेरा फ्रेगमेंट था वो आ गया। तो ये क्या हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से मेरा, मैंने जो चाहिए था वो डिजायर्ड फ्रेगमेंट आ गया अपने पास में। क्या आ गया? डिजायर्ड फ्रेगमेंट आ गया। ठीक है। अब बेटा ये जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर डीएनए का यूज करेंगे। वेक्टर डीएनए क्या होता है, अब मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। फोर्थ पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ वेक्टर डीएनए। वेक्टर का हम यूज करेंगे। ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है, देखो वेक्टर, आप ऐसे बोलेंगे कि डीएनए का जो हमें यूज करना है, उसको कैरी करने वाला कोई भी एक, मतलब चीज, जब हमें अपना डिजायर डीएनए है वो उसके अंदर डालना है, उसको हम वेक्टर डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर
ये पेंसिल बंद हो जाती है। क्या बोलेंगे बेटा? वेक्टर डीएनए। आप यहाँ पे बोल सकते हैं वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर इज एन आर्टिफिशियली synthesized manipulated DNA whereas there are several vectors which can be used in recombinant DNA। अब ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी आगे प्रोसेस में। तो वेक्टर डीएनए का काम क्या करता है बेटा? देखो आप यहाँ से ये समझिए कि मान लो हमारे पास ये डिजायर्ड फ्रेगमेंट आ गए। अब मुझे ये जो डिजायर फ्रेगमेंट था इसका यूज करना है, वो कैसे करूंगी? इसका यूज करने के लिए भाई मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिएगा। तो आप वेक्टर डीएनए को आप जीन टैक्सी भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? जीन टैक्सी। ठीक है, ये होगी जीन टैक्सी। अब हमें क्या करना है? मैंने आपको बता दिया। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या करना है? वेक्टर डीएनए का यूज करना है किसके लिए? टू कैरी डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर डीएनए क्या होता है? टू यूज और टू कैरी योर डिजायर्ड डीएनए। ये समझ में आया? फोर्थ पॉइंट तक हम आ गए। हमने क्या किया? सबसे पहले डीएनए का सैंपल चाहिए था तो हमने आइसोलेशन कर लिया डीएनए का। फिर वो पूरा फ्रेगमेंट इतना बड़ा है, डीएनए सैंपल बहुत बड़ा है, मुझे कुछ फ्रेगमेंट्स ही चाहिए तो मैंने क्या किया? मोलिकुलर सीजर्स लगा दी तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। फ्रेगमेंट आ गए बहुत सारे। अब मुझे जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है वो चाहिए तो वो किसके थ्रू आ गया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आ गया। अब जो डिजायर्ड डीएनए है, हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, वो हमें चाहिए अपने वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो वेक्टर एक इस तरीके का काम करता है, जिन टैक्सी का काम करता है, जो भी आपका डिजायर्ड डीएनए होता है उसको अपने अंदर कैरी करके आगे लेके जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा पांचवा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? चार हमने पढ़ लिए, पांचवा पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जब आपका होस्ट डीएनए वेक्टर डीएनए के अंदर चला जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब देखो वेक्टर डीएनए क्या हुआ? जिसके अंदर हमने अपना डिजायर्ड डीएनए डाला था। अब देखो ये वेक्टर डीएनए जब होस्ट के अंदर चला जाए, होस्ट क्या है? जिसके अंदर हम डाल के आगे की प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ, ये बेटा देखो थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ किसका? वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए इनटू होस्ट सेल। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि हमें चेक करना है कि हमारा जो होस्ट डीएनए है वो वेक्टर डीएनए के अंदर चला गया कि नहीं चला गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जब आपका, हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। जब आपका होस्ट डीएनए वेक्टर डीएनए के अंदर चला जाए। समझ में आया कि जो हमारा होस्ट डीएनए है वो हमारे वेक्टर डीएनए के अंदर चला गया, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने होस्ट डीएनए के अंदर वेक्टर डीएनए डाला है वो उसमें गया कि नहीं गया? तो छठा पॉइंट आता है बेटा आपका स्क्रीनिंग। क्या आता है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि वेक्टर डीएनए होस्ट के अंदर गया कि नहीं गया। ठीक है, स्क्रीनिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि वेक्टर डीएनए होस्ट डीएनए के अंदर गया कि नहीं गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टू चेक, कि हिंदी में लिख देती हूँ कि वेक्टर डीएनए होस्ट डीएनए के अंदर गया कि नहीं गया। ठीक है, गया कि नहीं गया। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं बेटा क्या? स्क्रीनिंग। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जो हमने होस्ट डीएनए के अंदर अपना वेक्टर डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे पहुंच गया है और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? बायो रिएक्टर्स लगवाएंगे।
क्या लगवाएंगे बेटा? 7th पॉइंट हम पढ़ेंगे बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स का हम यूज करेंगे, बायोरिएक्टर्स। ठीक है, अब बायोरिएक्टर्स क्या है? प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर मोर प्रोडक्शन। जो सैंपल हमने लिया है बच्चे, उसका प्रोडक्शन हमें ज्यादा करना है। ठीक है, और 8वां जो लास्ट प्रोसेस होगा, उसमें क्या होगा कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर देंगे, उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर देंगे। जिसका मतलब क्या है कि प्योरीफाई करके उन चीजों को, फॉर प्योरिफिकेशन, प्योरीफाई करके उनको मार्केट में सेल आउट के लिए या ह्यूमन वेलफेयर के लिए भेज दिया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया? अब देखो मैं कहानी फिर से सुनाती हूँ। हमें पता चला था मुनिया के बाल बड़े हैं, तो मुनिया का हेयर सैंपल लिया गया, जिसको हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया गया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब उसका डीएनए का सैंपल तो आ गया, डीएनए का सैंपल है बड़ा, हमने क्या करा, दूसरे पॉइंट में मोलिकुलर फीचर्स लगा दिए, जिनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं। अब आपको आगे भी समझ में आएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, फ्रेगमेंट को टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े। अब बहुत सारे टुकड़े आ गए, लेकिन मुझे अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट चाहिए, जिसके अंदर वो प्रोटीन हमें चेक करना है, वो प्रोटीन की प्रोडक्शन करवानी है जो मुनिया के बालों को हेल्दी और लॉन्ग बना रही है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया हमने, डिजायर्ड फ्रेगमेंट आ गया। अब इस डिजायर्ड फ्रेगमेंट को हमने वेक्टर डीएनए में डाल दिया। ठीक है, अब वेक्टर डीएनए क्या है, जो डिजायर्ड डीएनए को कैरी करता है, वो चीज है। फिर हम 5वें पॉइंट में क्या करेंगे, हम अपने वेक्टर डीएनए को होस्ट डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे वेक्टर डीएनए का होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, और अब होस्ट सेल के अंदर वो प्रॉपर तरीके से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उस प्रोसेस को हम करते हैं स्क्रीनिंग, कि हमारा वेक्टर डीएनए होस्ट डीएनए के अंदर चला गया कि नहीं चला गया। जब वो प्रॉपर तरीके से चला जाता है, जो रिजल्ट हमें चाहिए, वो हमारा प्रोडक्ट जब बन के आता है, तो हमें उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए, भाई मार्केट में ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेचना है ना। तो बायोरिएक्टर्स में क्या होगा, प्रोडक्शन उनकी ज्यादा करने के लिए बायोरिएक्टर्स लगा देंगे, जिसमें सैंपल बहुत ज्यादा आएगा। और सैंपल निकालने के बाद लास्ट प्रोसेस आती है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जिसमें प्योरिफिकेशन किया जाता है। और प्योरिफिकेशन करने के बाद बेटा क्या करते हैं, उसको मार्केट में ह्यूमन वेलफेयर के लिए भेज दिया जाता है। तो ये था आपका नॉर्मल बातें। ठीक है, ये नॉर्मल बातें थी। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। ठीक है, अभी हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, जिससे हमें चैप्टर के साथ की जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं, फिर हम वन बाय वन और आगे चीजें पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो देखो बेटा, एक हम पढ़ेंगे, आपको बार बार सुनने को मिलेगा ये चीजें। वेक्टर डीएनए क्या है, होस्ट डीएनए क्या है, जीन टैक्सी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। ठीक है, दूसरा आता है आप लोगों की एक टर्म और आती है, जिसको हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग बोलते हैं। वो सब क्या होती हैं, ये एक बार आप टर्म्स लिख लीजिए और समझ लीजिए, तो आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा आता है जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर, बार बार ये चीजें टर्म्स यूज होंगी। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, अगर मैं आपको सबसे सिंपल बताऊं, तो हम क्या लिखेंगे रिकॉम्बिनेंट में, आपका डिजायर्ड डीएनए, जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए उसका डिजायर्ड डीएनए, प्लस आपका वेक्टर डीएनए। ठीक है, वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जीन टैक्सी। मतलब कि एक टैक्सी की तरह काम करता है। टैक्सी का काम क्या होता है, प्रॉपर जगह पे पहुंचाना, है ना। तो डिजायर्ड डीएनए जो हमें डीएनए चाहिए, और वेक्टर डीएनए जब दोनों मिलेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, सॉरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देंगे। जीन क्लोनिंग क्या होती है, जीन क्लोनिंग का मतलब होता है क्लोन बनाना, मतलब कि एक से ज्यादा कॉपीज बनाना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमने देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बात करी, जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा वेक्टर डीएनए के साथ। तो इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे, किसकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, उसको बोल देंगे हम जीन क्लोनिंग। थर्ड आपका आता है जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर में क्या होता है,
होस्ट की बॉडी में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने आपको लोगों को समझा दिया है। तो जीन ट्रांसफर में आप लिख सकते हो व्हेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए goes into होस्ट सेल, उसको बोल देंगे हम जीन ट्रांसफर। ओके, अब हम बात करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट क्या है और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है। मैं आपको सिंपल एक डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ बच्चों, ठीक है? तो आप जो है अच्छे से समझना। सॉरी। देखो, मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ बच्चा। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है? ये मैंने बना दिया एक डायग्राम, ठीक है? मैं आप लोगों को पूछूं कि इनमें से रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, इसमें हमारा ये वाला जो है ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये आपको सब समझाऊंगी मैं, डोंट वरी। हाँ, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये है क्या, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, ये जो रेड पार्ट से जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ये क्या है, आपका फॉरेन डीएनए है, ठीक है? और फॉरेन डीएनए है, या फिर आप बोल सकते हैं पैसेंजर डीएनए। मतलब कि अब पैसेंजर को आपने टैक्सी तक पहुंचा दिया है, ठीक है? या आप इसको बोल दीजिए पैसेंजर डीएनए। तो उसमें क्या बनेगा, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है? हमने बात की ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है कि हमारा डिजायर्ड डीएनए के साथ में वेक्टर डीएनए है, उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है? इन नॉन लैंग्वेज अगर मैं कहूँ कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अ टैक्सी। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, एक टैक्सी है जिसके अंदर इफ ए फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए आ जाए तो वो बन जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब कि अगर मैं हिंदी में लिखवा दूं बच्चों, आपको एकदम आसान भाषा में अगर मैं लिखवा दूं तो आप लिखिए यहाँ पे कि इन नॉर्मल, मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है? इन नॉर्मल लैंग्वेज एकदम हिंदी में लिखूंगी मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि इफ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ए टैक्सी, ठीक है? इन नॉर्मल उसमें हम बात करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, टैक्सी है। if a foreign DNA if a foreign DNA या पैसेंजर डीएनए उसमें आ जाए देन वो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा बच्चे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब आप समझिए, देखो क्या हुआ। देखो, हमारे पास में ये वाला जो मैं बता रही हूँ आपको, ये क्या है, आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या कर रहा है, एक टैक्सी का काम कर रहा है, ठीक है? अगर अब टैक्सी क्या करती है, पैसेंजर्स को इधर से उधर पहुंचाती है उनके डेस्टिनेशन पे। तो अगर यहाँ पे इस टैक्सी के अंदर हम अपना डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए डाल दे तो वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। यही मैंने बताया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट। कैसे बना, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट में अपना फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया, पैसेंजर डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो वो बन गया बेटा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है? अब हम लेके चलते हैं, आपको मैं एक दो केसेस और बता देती हूँ, ठीक है? मैं कुछ डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये मैंने ले लिया केस 1, इसको हम बोलेंगे केस 2, और ये है अपना केस 3। समझ में आए? ठीक है। अब देखो, इसमें मैं कुछ लेबलिंग कर देती हूँ। ये मैं कर देती हूँ आपका, ये है हमारी होस्ट सेल है, ठीक है?
ओके। अब केस फर्स्ट में अब आपको है ना ट्रांसफॉर्म्ड, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड या नॉन रिकॉम्बिनेंट ये सब चीजें जो हैं समझ में आएंगी, क्योंकि बार बार जो है अलग अलग तरीके से नाम यूज होंगे। अब ये है आपकी होस्ट सेल, मतलब ये तीनों ही, ये जो बाहर वाली है क्या है, होस्ट सेल है। अब देखो, होस्ट सेल ये क्या है, अपनी होस्ट सेल है। अगर होस्ट सेल के अंदर बेटा मैं वेक्टर डीएनए डाल दूं, ये क्या है आपका वेक्टर डीएनए, क्या है ये, वेक्टर डीएनए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए बन जाएगा। क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए बन जाएगा। यही मैंने आप लोगों को समझाया था जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। मैं दिखा देती हूँ आपको, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ा था कि जब हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं वेक्टर डीएनए का होस्ट सेल के अंदर, तो वो क्या बन जाता है आपका, ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए बन जाता है बच्चे। आपको अब समझ में आया कि हमने होस्ट सेल के अंदर वेक्टर डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो क्या बन गया बच्चा आपका, ट्रांसफॉर्म डीएनए। अब ये क्या है, आपकी दूसरी होस्ट सेल है। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं हम, ये भी है क्या आपकी होस्ट सेल है। ठीक है, इस होस्ट सेल के पास में बेटा कोई भी जो है वेक्टर डीएनए नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो वेक्टर डीएनए। तो जब होस्ट सेल के अंदर वेक्टर डीएनए है ही नहीं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा उसको आप, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, या आप बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। जिसके अंदर, जिस होस्ट सेल के अंदर आपका वेक्टर डीएनए है ही नहीं, उसको क्या बोल देंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड या नॉन रिकॉम्बिनेंट। थर्ड केस लेते हैं बच्चे हम, कि हमारा ये क्या है, होस्ट सेल है। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर हमने क्या डाला बेटा, ये है आपका वेक्टर डीएनए। ये क्या है आपका वेक्टर डीएनए। और वेक्टर डीएनए के साथ में है क्या आपका डिजायर्ड डीएनए। कौन सा है आपका बेटा, डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए। तो ये मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, नेमिंग करती हूँ इनकी, दूसरे पेन से करेंगे, ये लेते हैं। ये है आपका वेक्टर डीएनए बेटा। ठीक है, और ये क्या है आपका फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, तो इससे क्या बनेगा बेटा जी, उसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पहले ट्रांसफॉर्म्ड लिखती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए, या बोल देंगे बेटा उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको फिर ऊपर लेके चलती हूँ। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, कोई भी जो वेक्टर है वो होस्ट सेल के अंदर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और आपके अगर ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर जो है फॉरेन डीएनए आ जाए, या फिर उस वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए हम इंट्रोड्यूस करवा दें, तो बेटा वो क्या बन जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तीन केस हमने यूज करे। एक होस्ट सेल है जिसके अंदर वेक्टर डीएनए है, उसको हम ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए बोलेंगे। और जिसके अंदर कोई भी वेक्टर डीएनए नहीं है होस्ट सेल के अंदर, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम बोल देंगे कि अगर हम एक और केस ले लें, थर्ड केस में, कि वेक्टर डीएनए के साथ साथ में हमारा डिजायर्ड डीएनए भी है, तो उसमें क्या होगा, आपका बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आपका ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अब। चलो यहाँ तक हो गया, अब मुझे क्या पढ़ाना चाहिए जो आप लोगों को आगे काम आए। ओके, हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने सारी चीजें पढ़नी है, सारे मैकेनिज्म, प्रिंसिपल क्या है, सारी चीजें। फिर हम पढ़ेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अगर अब मैं आप लोगों को कुछ और अच्छे से समझाऊं, तो मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियोजेज जो मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। अब एक बार, एक सेकंड रुकना बेटा। ओके,
अब हम बात करते हैं कि डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है ना बेटा, उसके अंदर टूल कौन कौन से होते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो उसमें हम बात करते हैं, पहला हमें चाहिए जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे हमारे पास में तो हम उनका कटिंग करवा पाएंगे। दूसरा हमें चाहिए पोलीमरेज पोलीमरेज एंजाइम, जिसमें हम पीसीआर वगैरह में यूज करेंगे, पोलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। फिर जब हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी तो हमें उनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, लाइगेज चाहिए जो जोड़ने का काम करेंगे, और हमें चाहिए बेटा वेक्टर्स चाहिए, ठीक है, और हमें चाहिए क्या, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें टूल्स हैं ये किसके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपके क्या बोलते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। हम बात करते हैं पहले पहले हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है आपके, अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको कट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें ये जो सेल है, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल है, तो अगर हम इसको ब्रेक करवाना है तो हमें कुछ एंजाइम्स लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर वो सेल है बैक्टीरिया की, अगर वो सेल हम यूज कर रहे हैं बेटा बैक्टीरिया की, तो हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, लाइसोजाइम्स यूज करने पड़ेंगे, तो उनकी सेल वाल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। अगर वो प्लांट्स का हम यूज कर रहे हैं, प्लांट्स की अगर हमने सेल वाल ली है तो वो क्या होंगी, सेलुलेज एंजाइम लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फंगस में हम अगर यूज कर रहे हैं तो काइटिनेज, ओके। और अगर हम आरएनए ले रहे हैं बेटा जी, तो हम क्या लगाएंगे, राइबो न्यूक्लिएज, ओके। और प्रोटीन है अगर वो, तो क्या होगा, प्रोटीएज, ठीक है। अब जब हमारे पास में हमने जब सेल वॉल तुड़वा दी है ये सारे एंजाइम लगा के, अगर हमने बैक्टीरिया लिया है तो लाइसोजाइम लगाएंगे, सेल वॉल ब्रेक होगी, उसको हम डालेंगे चिल्ड इथेनॉल में, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, स्पूलिंग। उसके बाद में बेटा हमारे पास प्यूरिफाइड डीएनए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनकी खोज हुई, सबसे पहले आया था आपका हाइंड टू। तो हम बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो सबसे पहले आया था आपका हाइंड टू, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ था ये, फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ क्या आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हाइंड टू, ठीक है। दूसरा फिर हम बात करते हैं कि 230 स्ट्रैंड्स ऑफ बैक्टीरिया से हमने 900 के आसपास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले। तो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कहाँ से, फ्रॉम मोर देन 230 स्ट्रैंड्स ऑफ बैक्टीरिया। ये बात भी समझ में आ गई आपके। पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, हाइंड टू था, ओके। और बेटा इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये करते हैं कट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, या फिर आप लिखिए यहाँ पे दे कट, ये क्या हो गया अब, इट कट्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, हमने क्या करा, पहले हमने सेल वाल ली, उसको ब्रेक करवाया, उसका हमें प्योरीफाइड जो डीएनए है मिल गया। फिर हमने क्या करा बच्चे,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाने के बाद में उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया फ्रेगमेंट्स का, फिर लाइगेज लगवाया हमने, और लाइगेज लगवाने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ओके, तो ये था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है, या तो वो एंडोन्यूक्लियेज होंगे या वो होंगे बेटा एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है, हम पढ़ते हैं या तो एक्सोन्यूक्लियेज या फिर एंडोन्यूक्लियेज। बस फिर हम जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि हम बात करें, ओके, हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास है न्यूक्लियेज है। ठीक है, आरएनएज या डीएनएज बोल सकते हैं। न्यूक्लियेजेस जो है आपको पता ही होगा कहाँ से आते हैं, पेनक्रियाज से आते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियेजेस हैं। और ये है हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट। ये क्या है, हमारा डीएनए है। ठीक है, अब देखो, डीएनए के अंदर अगर हम बताइए, डीएनए का ये है हमारे पास एक फ्रेगमेंट। ओके, अब इसमें दो केस पढ़ेंगे। अब अगर हम डीएनए के फ्रेगमेंट में ये ये डीएनए के फ्रेगमेंट ले लिया हमने दो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लगाया बच्चे एंडोन्यूक्लियेज, क्या लगाया, एंडोन्यूक्लियेज, और इस फ्रेगमेंट पे मैंने लगाया बेटा एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है, तो ये जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कट करते हैं विद इन ए फ्रेगमेंट, डू कट विद इन अ विद इन अ फ्रेगमेंट। और जो आपको एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो करते हैं डू कट विद इन अ बेस पेयर। बच्चे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको एंडोन्यूक्लियस होंगे वो फ्रेगमेंट के बीच में से कट लगाएंगे, और आपके एक्सोन्यूक्लियस होंगे वो बेस पेयर के अंदर से वो करवाएंगे। अब मान लो हमने कोई भी एक सीक्वेंस ले ली है, जैसे मैं लिखूं ATGCC GAT। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे, TACGGCTA। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस मैंने लगवाए हैं अगर, तो वो क्या करेंगे बेटा, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, आपके डीएनए के बीच में से कट लगवा देंगे। ये क्या है, आपके एंडोन्यूक्लियस, जो बीच में से जिन्होंने कट लगवाया। और हमने बोला एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, हम अब यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखेंगे, जैसे कि हम ये लिख लेते हैं ATGCCGAT, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना लो TACGGCTA। तो हमने बात की थी कि जो आपके एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए के बेस पेयर के अंदर से कट लगवाएंगे, तो या तो वो विद इन बेस पेयर्स लगवाएंगे, इस तरीके से कट लगवाएंगे, तो वो क्या होंगे, आपके एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। ओके, अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी एक चीज लिखती है कि ये मैंने आपको आई थिंक बता ही दिया है कि 900 एक्सट्रेशन एंजाइम हमने आइसोलेट करे हैं फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स। हाइंड 2 जो था फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम था एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, और उसके बाद में और सारे चीजें डिस्कवर हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पढ़ते हैं कि इको R1 के बारे में पढ़ते हैं कि जो ई को R1 जो दिया गया है वो उसमें वो है क्या, उसके अंदर ये जो नाम है वो क्या है। तो ई स्टैंड फॉर एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, जो क्या है, जीनस है बच्चे। ठीक है, ये क्या है, आपकी स्पीसीज है। ठीक है, और आर क्या है, आपका स्ट्रेन है, और आई क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है। समझ में आ गया मैम, आगे चलिए। और एक बार मुझे चेक करने दो, ओवरव्यू हमें दे रही हूँ ना आपको चैप्टर का, तो अब आपको सारी चीजें ये आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी बेटा, शायद मैं ऊपर बताना चाहिए था, मैं भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारे एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, उनके दो एंड होते हैं। यहाँ पे बता देती हूँ, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे ऐड कर लेना इसको। जो हमारे एंडोन्यूक्लियस होते हैं उनके दो एंड्स होते हैं, हैव टू एंड्स। ठीक है, एक तो होता है बेटा ब्लंट एंड्स, और दूसरा आता है आपका
स्टिकी एंड्स। कौन सा आता है? स्टिकी एंड्स। ठीक है। अब ब्लंट एंड में क्या होता है बच्चे? इसमें जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके इको आर वी समावन हाइंड टू बी, ठीक है, और पीवीयू टू, ये आ जाएंगे बेटा आपके ब्लंट एंड्स में। स्टिकी एंड्स को हम क्या बोल सकते हैं? स्टैगिंग, स्टैगिंग या ओवर हैंगिंग बोल सकते हैं, ओवर हैंगिंग एंड्स बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके इको आर वन, या फिर आपका आ जाएगा बैम एच वन हाइंड थ्री और पी एस टी वन। ठीक है। और इको आर वन जो है बेटा, वो काम करता है आपका, जो आपके एंडोन्यूक्लियस के अंदर जो इको आर वन है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम करता है। पैलिंड्रोमिक कौन से होती हैं? जिसको आगे या पीछे से जिस तरीके से पढ़े हम, वो सेम नाम आएगा। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे मैडम, है ना, इसको यहाँ आगे से पढ़िए, चाहे आगे से पढ़े या चाहे पीछे से पढ़े, वो वैसा ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। अगर मैं इको आर वन का एग्जांपल ले लूँ बेटा, जैसे कि इको आर वन का, जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसको हम घातक या घटाक बोलते हैं, GAATTC। ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? CTTAAG। जब हम इको आर वन लगवा देंगे तो वो विद इन बेस पेयर कट लगवाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? जैसे इसने यहाँ पे कट लगवाया, है ना, ओके, तो बेटा यहाँ पे अगर कट लगवाया इको आर वन ने, तो आपके पास क्या बन गया? इस तरीके का सीक्वेंस बन गया, है ना। तो ये क्या हो गया? आपका स्टिकी एंड बन गए। क्या बन गए आपके? स्टिकी एंड्स बन गए। ठीक है। और फिर उनके बाद में हमारे स्टिकी एंड बनने के बाद हम इनमें डीएनए लाइगेज लगवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे आगे। ओके। मैं सारे आपको बताऊंगी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो बच्चे ये था हमारे इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। ये अगर चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो समझिए आपको बायोटेक्नोलॉजी सीखना आसान हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, आप अपनी एनसीईआरटी में इसको लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट